कि उन्होंने कम से कम हिम्मत तो जुटाई और ऐसे भी एक हमें सबक दिया है कि ऐसे भी हमारे मीडिया में लोग हैं जो निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। जब राज्य आंदोलन शुरू हुआ था, मैं उस समय 1994 में बिजनौर में सीडीओ था। बड़ा भारी पौड़ी के क्षेत्र से, चमोली पौड़ी के क्षेत्र से कोटद्वार होते हुए आंदोलनकारियों की बसें बिजनौर होते हुए मुजफ्फरनगर जाना चाहती थी और फिर दिल्ली जाती। एक सिग्नल आया कि मुजफ्फरनगर में आंदोलनकारियों को रोक दिया गया है। मैं पौड़ी से जितनी बसें आ रही थी यहाँ से बिजनौर में और ब्रिज क्रॉस करके उनको मुजफ्फरनगर जाना था, मैं चौराहे पर खड़ा हो गया। वहीं पुलिस फोर्स लगी हुई थी। मैं उनका नेतृत्व करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते वहां पर खड़ा था। तो मैंने यहाँ से जितने लोग जा रहे थे उनकी बसें डाइवर्ट करी। मैंने कहा आप गजरौला होते हुए मुजफ्फरनगर में जाओ, गजरौला होते हुए सीधा आप मेरठ होते हुए दिल्ली पहुंच जाओगे, वहां मुजफ्फरनगर में खतरा है। तो मैं समझता हूं कि राजद आंदोलनकारियों के साथ में मेरा ये थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है कि मैंने उस समय यहाँ के लोगों की जानें बचाई, लाठी डंडों और गोलियों से उनको बचाया और मुजफ्फर जाने के बजाय उनको दौराला से वहां मेरठ भेजा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये देख रहा था, फिर जब राज्य बना तो पंडित नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री बने। उन पर बड़ा दबाव था, मैदानी लोगों का भी दबाव रहा होगा और हमारे उधम सिंह नगर हरिद्वार में तो सारे मैदानी लोग हैं, दबाव रहा होगा उन पर कि यहाँ उत्तराखंड में सरकारी नौकरियां मिलेंगी। तो सरकारी नौकरियों में जब तक हम स्थायी निवासी यहाँ के घोषित नहीं किए जाते हैं तब तक हमें नौकरियां कैसे मिलेंगी, ये उन पर दबाव रहा होगा। तो उन्होंने एक आदेश किया, मैं तब जिलाधिकारी था उधम सिंह नगर में, उन्होंने एक आदेश किया कि जितने लोग उत्तराखंड में 15 साल से रह रहे हैं वे यहाँ के स्थायी निवासी समझे जाएं। ये आदेश हुआ। आदेश पढ़ के मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बड़ा अजीब आदेश है। और जो लोग यहाँ नौकरी करने के लिए आए हुए हैं, वो मद्रास से आए चाहे बंगाल से आएगा, वो तो नौकरी के लिए आया हुआ है, वो कहां से यहाँ का स्थायी निवासी हो गया। तो मैंने उस जीवो का अध्ययन किया और मैंने मेरे मन में जितनी प्रश्न थे, शंकाएं थी, मैंने तिवारी जी को सीधा फोन मिलाया, क्योंकि जिलाधिकारी उनकी कर्मभूमि भी उधम सिंह नगर थी, तो उनका आना जाना भी काफी रहता था। तो हमारी काफी मुझे फ्रीडम जैसे बातचीत करने में थी। तो ये नहीं कि मुख्यमंत्री जी हैं तो मैं बात नहीं कर सकता, या अपनी लिमिटेशन होती है, लेकिन मैं उनसे सीधा बात करता था। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा सर आपने ये आदेश किया है कि जो लोग 15 साल से यहाँ रह रहे हैं वो यहाँ के स्थायी निवास समझे जाए, कैसे हो जाएगा ये। पंतनगर यूनिवर्सिटी में सारे साउथ इंडिया के प्रोफेसर आए हुए हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, नौकरी करने के लिए आएंगे तो परिवार भी आएंगे, उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और उन्होंने 60 साल तक यहाँ रहना है। देहरादून में तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं, ऑल ओवर इंडिया के लोग वहाँ आए हैं, कोई बंगाली है, कोई मद्रासी है, कोई कहीं का है, और सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वहाँ दफ्तरों में है, उनके बच्चे वहाँ गवर्नमेंट उनके आवास बने हैं, परिवार वहाँ रहे, बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, वो कैसे वहाँ के स्थायी निवासी हो गए। वो तो नौकरी के लिए आए हैं वहाँ, जो नौकरी करेंगे तो उनके परिवार भी रहेंगे, उनके बच्चे भी पढ़ेंगे, लेकिन वो यहाँ के स्थायी निवासी तो नहीं है। अगर उनकी नौकरी नहीं होती तो
क्यों आते हो यहाँ? तो उन्होंने सेक्रेटरी पीसी शर्मा थे, उनको कहा भाई आप उधम सिंह नगर के डीएम मुयाल से बात करो, उन्होंने बड़ा प्रश्न उठाया है इस जीओ पर। तो उसको पीसी शर्मा जी का फोन आया मुझे, उन्होंने कहा जी आपने क्या बात की मुख्यमंत्री जी से? मैंने कहा जी ऐसी ऐसी बात है, मेरे मन में बड़ी शंकाएं हुई, मैंने उनसे स्पष्ट रूप से बताया, तो पूरा समझाया उनको। तो वो भी हाँ कहने लगे यार ये तो इसकी हो सकती है, संभावना तो है ही। तो खैर उसके बाद सरकार का एक और आदेश आया कि जितने आंदोलनकारी हैं उनको सरकारी नौकरी दे दी जाए। जिलाधिकारी का आदेश आया। मैं उधम सिंह नगर में था, मैंने उसकी रोज मॉनिटरिंग हो रही थी, चीफ सेक्रेटरी कितनी नौकरियां दी गई, कितनी नौकरियां दी। तो मैंने 53 लोगों को वहां नौकरी दी। उनका ये था कि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दे दीजिए जो आंदोलनकारी, तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दिए जा रहे थे उनको। एक उधम सिंह नगर का लड़का है मेरे पास, कहने के साथ आपको मालूम है कि उन दिनों हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ये भी आंदोलन चल रहा था कि हम उत्तराखंड में नहीं रहेंगे, हम उत्तर प्रदेश में शामिल करो हमें। सही बात। तो धारा 144 के अंतर्गत वो लोग भी बंद किए गए, उनको भी प्रतिबंधित, जेलों में रहे वो लोग आंदोलनकारी। वो उस तरह के आंदोलन चला रहे थे, हम इस तरह का आंदोलन चला रहे थे। तो मनसा तो जियो के थी कि जिन्होंने इधर का आंदोलन किया उनको नौकरी दी जाए, पता चला उधर वालों को मिल गई, लेकिन नौकरी उनको भी मिल गई। तो वो मेरे पास आया कि साहब मेरी कपड़े की दुकान है और सरकार का ये आदेश वो आया हुआ है, तो मुझे भी नौकरी दे दी जाए। मैं भी जेल में रहा हूं, लेकिन मैं तो जेल में इसलिए गया था कि हम उत्तर प्रदेश में रहना चाहते हैं, हम इधर नहीं आना चाहते। लेकिन अब आपकी तो मजबूरी है, मैं तो जेल में रहा हूँ, कोई रिकॉर्ड में थोड़ी लिखा हुआ है कि मैं क्यों गया था वहां जेल में, उसकी बात भी सही। अभी मैं गया था तमिलनाडु में पिछले दिनों, 2-3 दिन पहले, तो वहां सावित्री ममगाई जी हैं, उनको ये रौतेली वो भी पुरस्कार मिला, सम्मानित किया गया उनको, और भी पुरस्कार बहुत सम्मानित किया। कहने लगे भाई साहब मैं 2 महीने जेल में रही, राज्य आंदोलनकार वो आंदोलन में 2 महीने जेल में रही, लेकिन मुझे आज तक राज्य आंदोलनकारी नहीं बताया गया है और न मुझे कोई सम्मान मिला है, न मुझे कोई पेंशन मिल रही है। ऐसे लोग भी हैं। तो राज्य आंदोलनकारी होने का तमाम समस्याएं हैं। और जैसे कि अभी हमारे एक विनोद जी थे बैठे, वहां पर चले गए शायद, उन्होंने कहा था कि हमारे तो छोटे छोटे काम भी नहीं हो रहे हैं। राज्य बनने से ज्यादा फायदा नेताओं का हुआ है, जो कह भी रहे थे आपने विधानसभा में, जो लोग प्रधान बनने लायक नहीं थे वो मंत्री बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 19 ही तो होते थे हमारे एमएलए, और 2 मंत्री होते थे। आज देखो 70 तो एमएलए हो गए हैं और 12 मंत्री, मैं चलो 12 मंत्री हैं, 70 एमएलए हैं वो, लेकिन जिस तरह की अराजकता का वातावरण इस समय बना हुआ है, जिसकी पहुंच है, हाकम कैसे इतना बड़ा बन गए अचानक ही। जो नकल विरोधी कानून होने के बावजूद भी नकल करा रहा है, जेल में जा चुका है, नकल विरोधी कानून भी बना, उसके बावजूद भी उसकी जड़ें देखो
कितनी गहराई तक गई हुई है सरकार के अंदर कि वो फिर भी नकल पेपर लीक हो रहा है, फिर भी पेपर लीक करा रहा है। ये जो उन्होंने कहा कि हमारे छोटे छोटे काम नहीं हो पा रहे हैं, इसका परिणाम है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लेकिन भ्रष्टाचार का उजागर नहीं हो किया जा रहा है, क्योंकि जो 1,500 करोड़ रुपया उनके चमकाने के लिए दिया गया है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो अस्तित्व है, इसको बनाए रखने के लिए आप हमारे 1,500 करोड़ रुपए दे रहे हैं और भी देंगे, लेकिन हमारी कोई ऊनी होनी चाहिए, प्रतिष्ठा पर आज नहीं आनी चाहिए। सुबोध उनियाल जी कल आज के अखबार में भी आया है कि सारे अधिकारी चाहते हैं कि हल्द्वानी और देहरादून में रहें और मनाईदार पदों पर रहें। तो मैं तो अब पता नहीं आप लोगों के कितना, लेकिन हमारे पास यहाँ पर इतने वरिष्ठ मीडिया के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं और आपके मंच से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो मंत्री संतरी जितने बैठे हैं फकीर थे, इनके पास था क्या? आप देखो देहरादून में 100 150 बीघा जमीन इन्होंने खरीद रखी है और मैंने जानता हूं कहां तक सही है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग ये कहते हुए सुनाई दिए कि हमारे जो मुख्य सेवक हैं और उनकी जो कटोरी है चारों तरफ जो 5-6 अधिकारी बैठे हुए हैं, इन्होंने दुबई में कहीं जमीन खरीदी है, कोठियां खरीदी हैं दुबई में। संभव है। और कैसे पता चला? गोवा में भी तो होटल हैं। और कैसे पता चला कि जब जमीन खरीदी गई तो एक गुजराती भाई बगल में था जमीन की। उन्होंने कहा भाई कौन जमीन खरीद रहा है? कोई वो उत्तराखंड का आया है, कोई उत्तराखंडी है। उत्तराखंडी है? मोटा भाई यहाँ कोई उत्तराखंडी जमीन खरीद रहा है। मोटा भाई ने किया फोन मुख्य सेवक को कि भाई वहां जमीन कौन खरीद रहा है? कहे साहब मैंने आप ही के दिनों ही खरीदी है, आप ही के लिए तो खरीदी है मैंने वहां जमीन। तो बताइए ये भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। इन सब की जितने एमएलए बने हैं राज्य गठन के बाद और जितने अधिकारी हैं, मैं तो कहता हूं सबकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई से करें। सोशल ऑडिट होना चाहिए सब। ये सोशल ऑडिट आपने कहा, मैं तो आपको प्रणाम कर रहा हूं कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई है मीडिया में रहते हुए। हम तो समझ रहे सारे मीडिया बिके हुए हैं, लेकिन कम से कम ऐसे लोग भी तो है मीडिया में, या तो वो दबे हुए हैं बेचारे, दुखे हुए हैं, या अपनी बात रखने की हिम्मत जुटा रहे हैं। तो सोशल ऑडिट भी यही एक फैक्टर है कि जो मैं कह रहा हूं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिनके पास रहने की यहाँ जगह नहीं थी, झोपड़ी थी, किस तरह हम जानते हैं, किस तरह से वो आपके तो रहते थे सरकारी गन्ने की दुकान में बेचता था, कोठियां बनी, जमीनें हैं, जायदाद है, ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में। एक मुख्यमंत्री, नाम नहीं लूंगा, वो ऋषिकेश में एक कपड़े की दुकान से कपड़ा चुराया उसने और उसकी पिटाई की। मैं उसके साथ उसका गवाह में हूँ। हाँ तो फिर क्या हुआ, वो आत्महत्या करने के लिए गंगा जी में जा रहा था, तो त्रिवेंद्र पवार जो यूकेटी के नेता थे उन्होंने उसको बचाया और बाद में आपके राज्य का मुख्यमंत्री बना। ऐसे ऐसे चोर हैं। वो हमारे साथी भाई था वो। हाँ मैं समझ गया। हमारे क्लास फेलो।
तो जो ये आप मुद्दे उठा रहे हैं कि हम 8-9 तारीख को फिर आंदोलन एक जुलूस निकालेंगे, जो ज्वलंत हमारे मुद्दे हैं उनको उजागर करेंगे, चाहे वो स्मार्ट मीटर का हो, जो पानी के मीटर के हो, जो भी आप ज्वलंत समस्याएं उठाते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसने कि हमारे उत्तराखंड को बिल्कुल खोखला कर दिया है, इस बार जितनी विकास योजनाएं हैं, जो पैसा विकास में लगना चाहिए था, मैं जगह जगह जा रहा हूं, आप ये देखिए पानी की सबसे बड़ी समस्या है। सब जगह कहते हैं साफ पानी नहीं आ रहा, सब पानी नहीं आ रहा, ना गुर्जर लेके ब्यास चट्टी से ऊपर लेके पूरे तमाम इलाके में पानी नहीं है, इतने परेशान। और हम तो सौभाग्य सा, देखिए सवाल है चैरिटी बिगिंस एट होम। अपनी घर की सफाई करेंगे तभी अपने घर का कल्याण करेंगे, तभी तो गांव का कल्याण होगा, तभी तो हम जिले का होगा, फिर आगे देश का होगा कल्याण, प्रदेश का, देश का कल्याण होगा। हम कह रहे हैं कि हमारा गढ़वाल का एक सौभाग्य है, हम फख्र महसूस करते हैं कि हमारे अजीत डोभाल जी इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं नंबर 2 या 3 पर तो वो है ही। इतने बड़े पद पर बैठे हुआ व्यक्ति और गढ़वाल का गगड़ से पट्टी घीड़ी गांव का रहने वाला आदमी यहाँ आते भी हैं, हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड भी बना हुआ। मैं गया वहां, उनके गांव में भी गया थे, पानी के लिए तरस रहे लोग, कह रहे पानी पानी। तो उन्होंने, जो मेरे साथ में टीम थी, उन्होंने कहा एक बाइट दे दीजिए, ये घीड़े में उनका गांव है। मैंने कहा हम गर्व महसूस करते हैं कि हमारी एक इतनी बड़ी विभूति वहां प्रधानमंत्री के यहाँ नंबर 2 या नंबर 3 स्थान पर है। ये हमारा गौरव है, हमारे गढ़वाल का, पहाड़ का गौरव है। लेकिन इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व होने के बावजूद गढ़वाल के लिए क्या कर रहे हैं भैया? पानी के लिए आपके गांव के लोग तरस रहे हैं। मुझ सुंदरलाल से कह रहे हैं साफ पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी दीजिए। तो मैंने कहा भाई अजीत डोभाल जी अगर चाहें, जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया चैरिटी बिगिंस एट होम, तो कम से कम गढ़वाल का व्यक्ति है, गढ़वाल के रहने वाले हैं, कम से कम इतना तो वो कर ही सकते हैं गढ़वाल के लिए स्पेशल बजट पानी का सैंक्शन करा के यहाँ पानी उपलब्ध करा दे पहाड़ में। और इसके साथ ही साथ तो कम से कम उनको ये तो सोचना चाहिए कि हमारे इतने पढ़े लिखे बेरोजगार हो रखे लड़के, इतनी बड़ी भारी बेरोजगारी है इस समय उत्तराखंड में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अरे आप तो शादियां नहीं हो पा रही बच्चों की। अरे मेरे सामने डीएम था टीवी में, मेरे गांव के लड़के एमएससी पढ़े हुए लड़के 35-40 साल के कहने लगे भैजी नौकरी दे दिया, नौकरी इंतजाम कर दिया। अरे तेरी शादी हुई कि तेरी? शादी कौन देगा बन लड़की बेरोजगार? तो ये मुद्दे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि डोभाल जी चाहते थे, अडानी अंबानी तमाम बड़े उद्योगपति उनके बिल्कुल नजदीक हैं, वो तो चाहते थे 2-4 फैक्ट्रियां गढ़वाल में लगवा देते और यहाँ हमारे जो बच्चे हैं उनको शिक्षा मिलती, उन बेरोजगारी उनकी दूर होती, एम्प्लॉयमेंट मिलता और पलायन भी रुकता। मुझे कहते साहब पलायन हो रहा, पलायन आयोग बना दिया। जो रोजी पिक्चर मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत करते हैं, पलायन आए खुद ही पलायन कर मैं वही कह रहा हूं, ये स्थिति है। मुझे कहते हैं कि साहब, अरे मैंने कहा ध्यान तो दो, पलायन क्यों हो रहा है, मुख्य मुद्दे पर तो आओ। हो क्यों रहा है पलायन? न चिकित्सा स्वास्थ्य की यहाँ सुविधा, न एजुकेशन की सुविधा, न रोजगार की सुविधा।
यहाँ क्यों रहेगा भैया आदमी? आप सोचिए यहाँ आदमी क्यों रहेगा? अच्छी शिक्षा के लिए हर एक आदमी प्रयास करता है कि मेरे बच्चे अच्छी एजुकेशन पाएं। अभी हमारे एक गौरव थे, कह रहे थे गढ़वाल शिक्षा का भट्टा बैठा हुआ है। तो जब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के बच्चे बाहर पढ़ रहे हों, यहाँ शिक्षा विभाग के सारे शिक्षकों के बच्चे बाहर पढ़ रहे हों, यहाँ जितने गढ़वाल में अधिकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हों, तो यहाँ कौन रहेगा? यहाँ जब शिक्षा व्यवस्था कुछ नहीं है तो क्यों रहेगा? गुणवत्ता वाली शिक्षा, अच्छी शिक्षा हर एक माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी एजुकेशन पाके अच्छे समाज का निर्माण करे। अच्छी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट था बहुत पहले कि मंत्री से लेकर संतरी के बच्चे एक स्कूल में पढ़ने चाहिए। है उस पर कभी उस पर अमल नहीं किए है। आदेश तो हाई कोर्ट ने कर दिया। तो जब ये चिकित्सा स्वास्थ्य की आप देखें, इस उम्र में अब चिकित्सा स्वास्थ्य की जरूरत पड़ती है। न एक्सरे, न अल्ट्रासाउंड है, न सीटी स्कैन है, न MRI है, डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, तो क्यों रहेगा कोई यहाँ? सब लोग अच्छी चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए अपना बाहर जाएंगे। पर्यटक यहाँ नहीं आता, रोजगार के साधन कहां से सृजित होंगे? मैं 50 बार कह रहा हूं कि भाई अंग्रेजों ने शिमला, मसूरी, नैनीताल और पौड़ी एक साथ बसाए हिल स्टेशन के रूप में। आप देखो शिमला, नैनीताल, मसूरी पर्यटन के मामले में कहां पहुंच गए? कहीं भी कहीं पहुंच गए, वहां पांव रखने के लिए जगह नहीं मिलती, इतनी भीड़ रहती। सबसे पौड़ी की दुर्दशा, कहते हैं हमने 5-5 मुख्यमंत्री दिए, 5-5 मुख्यमंत्री यहां हुए, सब कहते हैं मैं पौड़ी का हूं, सारे मुख्यमंत्री ने कहा मैं पौड़ी का हूं। अरे जो शब्द मैंने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम, मुलायम सिंह जी ने सफाई का क्या इंतजाम कर दिया अपने इटावा में, कितना बढ़िया बना दिया। अरे क्या हमारे 5-5 मुख्यमंत्री देने के बावजूद भी इसकी दुर्दशा ऐसी बनी हुई है? न पर्यटन, कहां से आएगा पर्यटन? न पार्किंग की व्यवस्था, न ठहरने की व्यवस्था, न चिकित्सा स्वास्थ्य की व्यवस्था, न पेयजल की व्यवस्था। अरे पर्यटन क्यों आएगा साहब? यहाँ रोजगार क्यों मिलेगा लोगों को? कहां से मिलेगा? उल्टे जो कमिश्नरी थी यहाँ, जो DIG का दफ्तर था, जो मंडलीय कार्यालय थे, वो भी सब पलायन कर गए, दफ्तर के दफ्तर पलायन कर गए देहरादून, उनके कर्मचारी भी चले गए। तो जो थोड़ा बहुत लोगों को, किसी ग्रोसरी चलती थी, किसी की चाय पानी की दुकान, किसी का होटल, किसी का ढाबा, किसी का कुछ भी चलता था, रोजगार का कुछ तो साधन था, अब वो भी सब खत्म हो गया। तो उत्तराखंड बनने का क्या मिला आप लोगों को? कुछ तो मिलना चाहिए था, कुछ भी नहीं। सब कुछ चंद लोग जो राजनीति में है, बस वो अच्छे चमक गए, बाकी सब वहीं के वहीं। मैं तो गाँव का आजकल बहुत भ्रमण कर रहा हूँ, देखिए लोगों की अच्छी हालत थोड़ी है सड़कों की। देखिए मैं कल गया था तो 10 किलोमीटर की कच्ची सड़क थी। मैं खंडाव से कुरेली, घबड़, वहाँ कबीर गाँव, फिर कुकुड़ गाँव, फिर कंडी, फिर केंद्र होते हुए मैं आया। तो आप ये देखिए कुकुड़ गाँव वहाँ वहीं से हो गई थी, गिरगांव से ही थोड़ा आगे आके 10 किलोमीटर की कच्ची सड़क है कंडी से ऊपर तक आने की। धूल मिट्टी स्लिप आई हुई है, बुरा हाल। कह रहे हैं कि हमने तो उत्तराखंड चमका दिया, उत्तराखंड चमका दिया। सारा पैसा विकास का तो नेताओं की जेब में जा रहा है, तो विकास कहां से हो पाएगा? जो विकास का पैसा है उसकी बंदर बांट हो रही है, तो विकास में पैसा कहां लगेगा? तो बहुत लंबा कहने के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आप सब लोगों को
बधाई देना चाहता हूँ। ये हमारे राज्य की ये जयंती मनाई जा रही है, इसके लिए आप सब हमारे उत्तराखंड के लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी नज़र बहन जी पर पड़ी, प्रिंसिपल साहब पर। उन्होंने कहा कि अब तो महिलाएं जो हैं वो आगे बढ़ के काम कर रही हैं, तो मैं उनको अवगत कराना चाहता हूँ, तो संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो महिलाएं सरकारी नौकरियों पर आ गई हैं, उच्च पदों पर बैठ गई हैं, वो तो वास्तव में अपने विवेक से काम कर रही हैं और कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। आप भी प्रिंसिपल रहिए, आपने भी अपने विवेक से काम किया। लेकिन जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, चाहे नगर पालिका हो, चाहे हमारी जिला पंचायतें हो, जो बैठे हुए वो अभी भी प्रधानपति के रूप में चल रहे हैं। वो आप देख रहे हैं नगर पालिका पौड़ी में बगल में किशोर जी बैठे हुए हैं, नहीं अध्यक्ष जी के बगल में वो बैठे हुए हैं गिनने की। अब निर्णय कौन कर रहा है तो आप खुद समझ सकते हैं। उधर बुटोला जी बैठे हैं जिला पंचायत में, बगल में वो भी बैठे रहते हैं। जिसने इलेक्शन जिताया वही निर्णय लेगा। तो आप माफ करिए, मैं जब ये पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी, थोड़ा सा मेरे ख्याल से हाँ बहुत ज्यादा हो गया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और विशेष रूप से हमारे मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, और आपका तो मैं विशेष आभारी हूँ कि आपने इतना दृढ़ता से और इतने स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से अपने विचार रखे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत